जीएस एक्सप्लेन फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हम बीपीएससी के लिए जो फाउंडेशन सीरीज है उसके नए एपिसोड के साथ हम प्रस्तुत हैं। ये जो एपिसोड है वो दूसरा एपिसोड है। ये एक फाउंडेशन सीरीज एपिसोड है जिसमें आपका बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक का जो जर्नी होगा उसको आप ये इस वीडियो के थ्रू कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें जो भी सेलेक्टेड एमसीक्यू जो मैंने अपने एग्जामिनेशन के समय में और अभी भी जो मैं कलेक्ट करता आ रहा हूँ, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज़्यादा जो है जो फैक्ट इनरीच करेगा, तो आप इसे देखिए। हम चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। माता टीला बांध और राजघाट संयुक्त परियोजना, ठीक है। ये जो परियोजना है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की है, और यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और इस परियोजना के तहत बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध का बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी आ सकता है, पूछा जाएगा कि माता टीला बांध और राजघाट संयुक्त परियोजना जो है किन दो राज्यों का संयुक्त परियोजना है, तो वो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का। और वो जो है बेतवा नदी पे जो लक्ष्मीबाई बांध बनाया गया है, ठीक है, वो इस परियोजना के तहत बनाया गया है। श्रम बल संख्या जो होता है में किस आयु वर्ग के व्यक्ति को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है 15 से लेकर के 59 वर्ष के बीच के व्यक्ति को इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। किसी भी अर्थव्यवस्था में श्रम बल संख्या में 15 वर्ष से 59 वर्ष के आयु वर्ग की जनसंख्या को शामिल किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। साइमन कमीशन के समक्ष पृथक प्रशासनिक इकाई का प्रस्ताव किसने रखा था, ठीक है। पृथक प्रशासनिक इकाई का जो प्रस्ताव था वो विशप वॉन ह्यूक और जूएल लाकड़ा ने पृथक प्रशासनिक इकाई का प्रस्ताव रखा था। तो साइमन कमीशन पर बहुत सारा क्वेश्चन आता रहता है, तो अब इसे आप ध्यान में रखिए, मे भी आ जाए, ठीक है। कौन सी महासागरीय गर्म जलधारा है, ठीक है। तो दो तरह का जलधारा होता है, ठीक है। एक हो गया कोल्ड और एक हो गया आपका वार्म, ठीक है। तो वार्म ओशन का करंट जो होता है जो इक्वेटर से जो है वो पोलर रीजन की तरफ फ्लो होकर के जाता है, और जो आपका कोल्ड हो गया वो हो गया आपका जो पोलर रीजन है वहां से इक्वेटर की तरफ आता है, ठीक है। तो इसमें लेब्राडोर, कनारी, हाकलैंड ये सब जो है अंटार्कटिका महासागर की ठंड जलधाराएं हैं, जबकि फ्लोरिडा जो है वो है गर्म जलधारा। तो इनमें से जो आपको जो चार ऑप्शन है उसमें से फ्लोरिडा जो है वो है महासागरीय गर्म जलधारा। रक्सौल काठमांडू रेल लाइन किन दो देशों के बीच में, तो वो है भारत और नेपाल के बीच में, ठीक है। ये जो है जो बिहार के रक्सौल शहर को काठमांडू से ये जोड़ने वाली एक रेल लाइन है। हरियाणा की सीमा जो है वो कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है, ठीक है। तो हरियाणा की सीमा जो है वो 6 मतलब 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है। इसका भौगोलिक जो स्थिति है वो है 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 35 मिनट के बीच में, उत्तरी अक्षांश के बीच में, ठीक है। मतलब ये जो है नॉर्दर्न लेटीट्यूड के बीच में इसका है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इसका कितना है 74 डिग्री 27 मिनट से लेकर के 77 डिग्री 36 मिनट के बीच में, ठीक है। मतलब पूर्वी देशांतर के मध्य में ये है, ठीक है। हरियाणा राज्य की सीमा जो है 6 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। राज्य में कौन कौन सा हो गया, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से घिरा हुआ है, और केंद्र शासित प्रदेश में ये हो गया आपका दिल्ली और चंडीगढ़। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लितानी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जो है लेबनान की सबसे लंबी नदी है, यह आर्टिक सागर में जाकर के मिलती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस में से कौन सा होगा, तो ये जो पहला ऑप्शन है वो तो आपका सही है, ठीक है। तो इसमें लेबनान की सबसे
अगर कथन जो है पहला वो सही है। अच्छा, ये ऑप्शन में पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो लेबनान की जो है सबसे लंबी नदी है ये, और यह नदी जो है दक्षिण भाग के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोत है। ठीक है, इसमें लितानी बांध का निर्माण 1959 में सिंचाई और जल विद्युत परियोजना के लिए किया गया। यह नदी बेक्का घाटी से निकलती है और भूमध्य सागर में जाती है। तो ये आपको पूछा जा सकता है, तो ये जो वाटर डिस्चार्ज कहाँ पर कौन से ओशन में करती है, तो वो है मेडिटेरियन सी में, मतलब भूमध्य सागर में। ठीक है, मैप के थ्रू इसको देखते हैं, ये है मेडिटेरियन सी, और ये आपका हो गया लितानी, जो है लेबनान से होकर के निकलती है, मतलब लेबनान की ये नदी है, सबसे लंबी नदी है इसका। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये इस तरह का है। ये भी पूछा जा सकता है, ये लेबनान के बॉर्डरिंग एरिया, तो इजराइल के ठीक ऊपर में, तो इजराइल हमेशा ज्यादातर वो है न्यूज में रहता है, तो इसे आप देख लीजिए। ठीक है, कौन इन निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। ठीक है, तो सही सुमेलित कौन सा है, तो ये आपको देखना है। तो ये देखिए, विटामिन ए तो इसके साथ पहले दिख रहा है, ये गलत है। विटामिन डी का भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक ही सही है वो है विटामिन के, फिलोकिनोन। फिलोकिनोन जो है उसको विटामिन ए बोलते हैं। विटामिन ए जो हो गया वो हो गया रेटिनॉल। ठीक है, तो रेटिनॉल का साइंटिफिक नेम जो है रेटिनॉल, वो विटामिन ए का जो है वो नेम है। ये आंख से रिलेटेड है, आई से रिलेटेड है। ठीक है, विटामिन डी हो गया आपको कैल्सीफेरॉल। तो ऐसे ध्यान में रखना, विटामिन डी मतलब जो है वो हड्डियों की मजबूती के लिए होता है, और उसके लिए सबसे ज्यादा जो होता है वो कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम तभी वो जो है उसका एब्जॉर्प्शन होगा जब उसको, मतलब विटामिन डी जो है वो मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये हो गया कैल्सीफेरॉल, तो कैल्शियम से रिलेटेड इसलिए विटामिन डी, इसको याद करने में आसान हो जाएगा आपका। विटामिन ई ये है टेकाफेरॉल, और विटामिन के को बोला जाता है फिलोकिनोन। ठीक है, तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, ये सारा इसका साइंटिफिक नेम। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों को एक समान नागरिक संहिता के लिए राज्य सुरक्षा सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, दूसरा है सिक्किम भारत का एकमात्र राज्य है जिसमें धर्म, लिंग, जाति परवाह किए बिना समान नागरिक संहिता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, अभी बीपीएससी जो है अपने एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर के थोड़ा सा एडवांसमेंट कर रहा है। ठीक है, तो आपको यूपीएससी के पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब इलिमिनेशन के प्रोसेस से आपको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से कोई भी एक याद होगा तब उसको आप जा सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये अनुच्छेद 45, ये अनुच्छेद 45 से रिलेटेड नहीं, ये अनुच्छेद 44 से रिलेटेड है। ठीक है, और सिक्किम नहीं, गोवा जो है एकमात्र राज्य है जिसमें धर्म, लिंग, जाति की परवाह किए बिना समान नागरिक संहिता है। ठीक है ना, तो अनुच्छेद जो है मतलब दोनों में से कोई सही नहीं है। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों को समान नागरिक संहिता के लिए राज्य सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, और गोवा जो है एकमात्र राज्य है जिसमें धर्म, लिंग, जाति की परवाह किए बिना समान नागरिक संहिता है। इसीलिए दोनों कथन जो है वो गलत है। ठीक है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ठीक है, सुबनसिरी, देबांग, सियांग और बराक, इसमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बराक जो है वो ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी नहीं है, तो ये आपको ध्यान पर रखना है। जैसे देखिए, तसांगपो जो है, या यारलुंग, या जांगबो। ठीक है, ये सब जो नाम है ब्रह्मपुत्र का, तिब्बत रीजन में, जो चाइना में ये फ्लो करता है वहां का है। अरुणाचल प्रदेश में ये सियांग के रूप में बहती है। ठीक है, असम में यहाँ पे दो नदी मिल करके से ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। तो आपको कमेंट्स में बताना कौन दो नदी के मिलने के बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी बनता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो सहायक नदी है वो है सुबनसिरी, देबांग, सियांग, धनसिरी आदि। ठीक है, बराक नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है बराक नदी किन किन स्टेटों से होकर के बहती है। हिंट्स आपका ये जो है आपका नॉर्थ ईस्ट का ही रिवर है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, तो उसका आंसर है पारसनाथ। पारसनाथ जो है पारसनाथ के नाम पे ही है,
ठीक है, झारखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है पारसनाथ की चोटी। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी का शिखर है। यह भारत के झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर की ओर स्थित है। ठीक है, इनका नाम जो है 23वें जैन तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ के नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो पहला और 24वें जो है तीर्थकर के नाम आप लोग कमेंट्स में बताइए। जो ये जो है कि पहला तीर्थकर कौन थे जैन के, और 24वें कौन से थे। खेड़िया नृत्य नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये है सिर्फ महिलाओं के द्वारा। ठीक है, तो खेड़िया नृत्य नृत्य के बारे में जानते हैं। ये केवल महिलाओं के द्वारा शादियों और त्योहारों पे किया जाता है। वे कभी कभी पूरे विवाह समारोह का अनुसरण करते हैं। हरियाणा के मध्य क्षेत्र में ये लोकप्रिय है। जनजाति और राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब बहुत सारा जो है ट्राइबल एरिया या ट्राइबल से रिलेटेड क्वेश्चन आता रहता है। बिहार से रिलेटेड वाला तो आता ही था। मे भी हो सकता है जो आपका जो है, मतलब जैसे बिहार में बहुत सारा पूछता है संथाल कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में संथाल पाए जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही आपका देश के लिए भी पूछा जा सकता है। तो इसको अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान पे रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है चोल नाइकर। ठीक है, आंध्र प्रदेश, कोया तेलंगाना, ओंगेश छत्तीसगढ़, तिवस सिक्किम। तो इसमें से कौन सा सही है ये आपको पता करना है। ठीक है, इसमें से जो सही है वो है कोया तेलंगाना का। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ दो जो है इसका सही है। चोल जो है वो है, चोल नायकर जो है वो है केरल का जनजाति है, ट्राइब है। ठीक है, कोया जो है वो है तेलंगाना से बिलोंग करता है। ओंगेश जो है वो है अंडमान निकोबार का ट्राइब है। ठीक है, जनजाति है। और जो तिवस है ये मुख्य रूप से असम और मेघालय में हो है, मतलब नॉर्थ ईस्ट का ये है तिवस। ये आपको ध्यान पे रखना इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है, दाहला बांध जो है वो कौन से नदी पे स्थित है। ठीक है, तो वो है अर्घानडाब नदी के ऊपर में। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। ये जो है वो अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े बांध दाहला बांध है। ठीक है, ये अफगानिस्तान का सेकंड सबसे जो है वो बड़ा जो है ये बांध है। ठीक है, ये जो है आपका दाहला बांध ये है अर्घन दाब बांध के रूप में भी इसको जाना जाता है। यह अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के शाहवाली कोट जिले में स्थित है। आप हिस्ट्री से एक फैक्ट बताइए, ये जो कंधार जो है, ठीक है, वो किस चीज के लिए रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे एक रॉक एडिक्ट मिला हुआ था। वो रॉक एडिक्ट जो है कौन से किंग का रॉक एडिक्ट था, ये आपको बताना है। ठीक है, इस बांध का निर्माण जो है वो है 1952 में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया था। ठीक है, यह बांध अर्घान दाब नदी पे निर्मित है। ये आपको ध्यान पे रखना है। मैं भी पूछ दे जो दाल्हा बांध जो है वो किस नदी पे है। ये आपका उसका मैप हो गया। ये जो है वो है कांधार रीजन। ठीक है, यहाँ पे जो है दाहला डैम है। निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है, यहाँ पे चार ऑप्शन है। एन गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। ठीक है, तो यहाँ पे इलिमिनेट करके कर सकते हैं। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ड्राफ्टिंग कमेटी के नहीं थे, ये आप इसको इजीली इलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, सरदार पटेल भी नहीं थे। यहाँ पे ऑप्शन में दो बचा, तो ये मिनिमम तो दो है ही, यहाँ से हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, यहाँ पे इसको डिटेल्स में देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 सदस्य थे। ये 6 सदस्य कौन कौन से थे। एन गोपाल स्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी। ठीक है, मोहम्मद सदुल्लाह, बी एल मित्र और डी पी खेतान।
इसमें से ये बीएल मित्र और डीपी खैतान जो है बाद में रिप्लेस हो गए थे। बीएल मित्र के स्थान पे एन माधव राव आ गए थे और डीपी खैतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद टीटी कृष्णमाचारी इनके जगह पे आ गए थे। ठीक है, तो आपका फाइनल लिस्ट में जो हो गया, जो फाइनल जो हुआ वो है एन गोपाल स्वामी अयंगार, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सदरुल्लाह, उसके बाद हो गया आपका एन माधव राव और टीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, शुरू में जो थे वो है उसमें बीएल मित्र और डीपी खैतान थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन अब यूपीएससी का बहुत ज्यादा जो है वो एडवांस लेवल पे आने लगा है। ठीक है, तो आप थोड़ा थोड़ा जो की टर्म्स जो न्यूज में हाल फिलहाल में रहा है उसे भी आपको थोड़ा सा ध्यान पे रखना है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे है, ड्रीम 16 से संबंधित क्या है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? ये जो है मनुष्यों में एक प्रोटीन कोडिंग जीन है। ठीक है, एक विशेष प्रोटीन ट्रिम 16 की सक्रियता न्यूरोडिजेनेरेटिव रोगों, जैसे ये न्यूरोडिजेनेरेटिव रोग में से क्या क्या आता है, अल्जाइमर, पार्किंसन, ठीक है, एमियोट्राफिक हेल, एक्सो एक्सलेरोसिस, ये सब जो है आपका न्यूरोडिजेनेरेटिव मतलब इसमें ज्यादा शक्ति को इफेक्ट डालने वाला ये बीमारी है। ठीक है, इसके संभावित चिकित्सा के लिए ये जो है प्रोटीन को विशेष रूप से उत्तरदायी जो है ये माना गया है। ये बोला गया है जो ये जो है जो ट्रिपिटाइट मोटिफ युक्त जो है ये 16 मनुष्यों में प्रोटीन कोडिंग जीन है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान पर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमरावती, आर्कविथी, भवानी, चिन्नार, हेमावती, होननी, होल, काबिनी इत्यादि जो है वो किसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो वो है कावेरी की सहायक नदी। ठीक है, ये सब सारा जो है वो कावेरी की सहायक नदी है, तो इसको आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, अमरावती हो गया, अर्कविथ हो गया, यहाँ पे मैप के थ्रू देखते हैं हम, ये यहाँ पे काबनी हो गया आपका। ठीक है, हेमावती, यहाँ पे जो है आपको पूछा जा सकता है मेट्रो रिजर्वायर किस नदी के ऊपर में, तो वो है कावेरी के ऊपर में। ये मैक्सिमम टाइम जो है ये न्यूज में आता रहता है, ये नाम आपको ध्यान पे रखना है, मे भी पूछते। अगला है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर के क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, किन किन आधारों पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे जैसे आपको अलग अलग फ्रीडम्स मिलता है तो उस पर जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी है। ठीक है, जिसमें पूछा गया है भारत की संप्रभुता और अखंडता पे, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के ऊपर जो भी है इसका उसके ऊपर में लग सकता है, लोक व्यवस्था को लेकर के हो सकता है। ठीक है, और शिष्टाचार और सदाचार को लेकर के, मतलब मोरालिटी को लेकर के, लोक व्यवस्था को लेकर के। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से जो आधार हैं जिसके आधार पर इस पे प्रतिबंध लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी हैं, मतलब उपयुक्त सभी में से लग सकता है आपको। ठीक है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निम्नलिखित में से किन आधारों पर, तो वो है भारत की संप्रभुता और अखंडता के ऊपर, राज्य की सुरक्षा को लेकर के, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को लेकर के, लोक व्यवस्था को लेकर के, शिष्टाचार और सदाचार को लेकर के, और न्याय की अवमानना को लेकर के। ठीक है, तो ये जो है इन सभी के ऊपर में आपको ऊपर जो इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लग सकता है, इसको मनवाने के लिए मतलब उतनी आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो अब न्यायिक का जो ऑर्डर होगा कोर्ट का उसके आप अगेंस्ट जाएं। ठीक है, आपको ये बताना है ये जो है किस आर्टिकल से रिलेटेड है, संविधान के किस आर्टिकल में जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रिस्पर कैस 9
का संबंध किससे है। ठीक है, ये यूपीएससी में भी आ चुका क्वेश्चन है, तो आप इसके बारे में बताइए ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो है क्रिस्पर कैस9 जो है वो जीन एडिटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, इसका यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास जो है साउथ वेस्टर्न मेडिकल सेंटर यूएस में एक टीम ने कुत्तों के ऊपर में एक जीन एडिटिंग टूल का इस्तेमाल करके उसका जो सामान्य अनुवांशिक रोग था ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफिया, इसको जो है वो ठीक किया था। ठीक है, इसके बारे में बताया जाता है एक ऐसा प्रणाली है जिसका उपयोग बैक्टीरिया कोशिकाओं द्वारा अनुकूली प्रतिरक्षा के रूप में वायरल डीएनए को पहचानने और नष्ट करने के लिए किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, मे बी आ जाए बीपीएससी में, तो इसको आपको ध्यान पर रखना है। ठीक है, क्रिप्सर 9 प्रणाली जो है ये घटकों का उपयोग करके शोध करता है उस जीवों में जीनोम में विशिष्ट डीएनए अनुक्रमों को हटा जोड़ या बदल सकते हैं। मतलब इसमें डीएनए को क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, जोड़ा भी जा सकता है और बदला भी, मतलब एक्सचेंज भी किया जा सकता है, मतलब जीन एडिटिंग किया जाता है इससे। ठीक है, इसके ऊपर जो एक साइंटिस्ट जो इसके बारे में पता लगाया था उनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। ठीक है, तो आपको ये बताना है इसके खोज किन्होंने किया था। ठीक है, विंध्या क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। ठीक है, तो वो है लेखिया। ठीक है, तो इसके डिस्क्रिप्शन पर चलते हैं, क्या है। डॉक्टर जीएन पांडे की पुस्तक में पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्या क्षेत्र के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाण कालीन लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जिनमें से कुछ सुरक्षित अवस्था में है, अधिकांश क्षत विक्षत हैं। ये आपको ध्यान पे रखना है। साथ में ही अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकाल की अस्थियां मिली है। ठीक है, तो एक ने बताया है 27 और एक ने बताया है 17। ठीक है, तो आपको ये ध्यान पे रखना है। यहाँ जो है विंध्या क्षेत्र में, ठीक है, वो है लेखिया से सबसे ज्यादा जो है वो ह्यूमन स्केलेटन जो है वो मिला है। जो भी ह्यूमन स्केलेटन है वो वहां से सबसे ज्यादा मिला है। अभी एक टर्म जो है ये ऑरेंज ऑक लीफ शब्द का संबंध किससे है। यह जो है एक ये तितली की प्रजाति है। हाल ही में भारत ने ऑरेंज ओक लीफ कैलिमा इनेसब को राष्ट्रीय तितली घोषित किया है। तो ये आपका नेशनल बटरफ्लाई है। ठीक है, इस बटरफ्लाई को नेशनल बटरफ्लाई के रूप में रिकॉग्निशन मिला है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सुधार को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये है चार्ल्स वुड डिस्पैच। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित समिति ने वर्ष 1854 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलहौजी के काल में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की जिसे चार्ल्स वुड डिस्पैच कहा जाता है। इस घोषणा को भारत शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। ठीक है, बाकी जो आपका यहाँ पे है हंटर कमीशन, विश्वविद्यालय अगस्त सेडलर कमीशन, ये सब का क्रोनोलॉजिकल टाइम जो ये है मुख्यतः विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, हंटर शिक्षा आयोग जो है वो लॉर्ड रिपन के टाइम में आया हुआ था। ठीक है, जब ये यहाँ के वायसराय थे। विश्वविद्यालय आयोग जो है 1902 में ये लॉर्ड कार्जन के टाइम आया हुआ था। हंटर हो गया आपका 1882 से 83 के बीच में। सेडलर आयोग जो कि यूनिवर्सिटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में। ठीक है, आपको बताना है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में कौन सा एक्ट जो है सबसे पॉपुलर जो है वो पारित हुआ था, ये आपको बताना है कमेंट्स में। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। ठीक है, जो है लेजिस्लेटिव के ऊपर में सबसे ज्यादा फुल कंट्रोल कौन सा आर्टिकल देता है, तो है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद के 14 क्या बोलते हैं, इस उपबंध के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान पे रखना है। अनुच्छेद 14 है।
इक्वालिटी बिफोर द लॉ। किस राज्य में औरंग नेशनल पार्क स्थित है? ठीक है, तो नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट होता है तो पूछा जा सकता है, तो औरंग नेशनल पार्क जो है वो है असम में। औरंग राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के असम के दारांग और सोनितपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। ठीक है, इसे जो है मिनी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है। ठीक है, IUCN साइट के रूप में भी इसे मान्यता प्राप्त है। ठीक है, क्योंकि दोनों पार्क में एक समान परिदृश्य है, मतलब जो दलदल है, मतलब मार्सी लैंड है, जलधारा है और घास के मैदान है। ठीक है, ग्रेट इंडियन वन हॉर्न गैंडा भी यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसे भी बसाया गया है यहाँ पे। ये आपको ध्यान रखना है, ये औरंग नेशनल पार्क जो है वो है असम का। इसे मिनी काजीरंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। ठीक है, पादप कोशिकाओं में बड़ी रसधानियां पाई जाती है। ठीक है, जंतु कोशिका में पादप की तुलना में छोटी रसधानियां पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कथन जो है इसका सही है। ठीक है, पादप कोशिका में बड़ी रसधानियां मतलब जो है वो पाई जाती है जो कोशिका द्रव सेल सैप से भरी होती है। ठीक है, और ये जो आपका जंतु का है उसमें जंतु कोशिका में पादप की तुलना में छोटी रसधानियां पाई जाती है। हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। ठीक है, इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों के लिए आप शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि उनका भी जो है मतलब फुल प्रिपरेशन हो पाए। थैंक यू।